हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 109 द टॉपिक ऑफ सोशलॉजी ऑफ किनशिप। ओके, अगेन आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 9580023321। ओके गाइज, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस किनशिप स्टडीज फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखिए किनशिप का मतलब क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप जो कि बेस्ड होते हैं हमारे ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन पे। ठीक है, जो भी हमारे सामाजिक रिलेशन ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन पे बेस्ड होते हैं वही हमारे हम कहते हैं कि किनशिप रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, अब इंडिया में देखिए किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो फैमिली लाइफ है, इनहेरिटेंस है, मैरिज, सोशल ड्यूटीज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें हमारी किनशिप से इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, और इंडिया में जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं किनशिप को, ताकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए। ऑलराइट, अब जरा इनके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ किनशिप इन इंडिया। अब देखिए इंडियन किनशिप की अगर बात करें तो मेनली हमारी फैमिली, कास्ट, रिलीजन और रीजनल कस्टम्स पे बेस्ड होती है किनशिप। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होते हैं, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, जो कि जो सदस्य होते हैं, जो हमारे किनशिप मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, उन पर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ अधिकार, ये सारे मिलते हैं आपके रिलेशन में। ओके, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन किनशिप, जैसे कि बड़ों की इज्जत करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका आदर करना। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखते हैं रीजनल डिफरेंसेस इन किनशिप। तो पहला देखते हैं नॉर्थ इंडियन किनशिप को। देखिए अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पैट्रिलीनियल सिस्टम है, मतलब कि ये जो भी हमारा फैमिली डिसेंट है, ठीक है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब हमारी फादर्स के लाइन पे हम लोग ट्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे फादर के फादर, अगर हमें अपना फैमिली डिसेंट चेक करना है नॉर्थ इंडिया में, तो हम अपने फादर के फादर के फादर इन सबको चेक करते हैं, मतलब फादर की लाइन को यहाँ पे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी भी जो है वो फादर से सन को जाती है। ठीक है, और सन के बाद में ग्रैंड सन को जाती है, तो बेटों में ये हमारी ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, आफ्टर मैरिज जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के घर पे रहती है, हस्बैंड की जो फैमिली है उसके साथ में रहती है, यानी कि इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पैट्री लोकल रेजिडेंस, जहाँ पर जो वाइफ है वो हस्बैंड की फैमिली के साथ रहती है। ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया में ये जो क्लैन और गोत्राज होते हैं, ठीक है, सेम गोत्राज में आप मैरिज नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, आपको दूसरे क्लैन में आपको शादी करनी होगी, इसको क्लैन एक्सोगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर साउथ इंडियन किनशिप को देखते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत सी कम्युनिटीज है जहाँ पर जो कजन्स है, ठीक है, और जो अंकल नाइस मैरिजेस एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, कजन्स के बीच में और अंकल और नीसेस के बीच में भी जो मैरिजेस होती है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये नहीं हमें इतना देखने को मिलता है। ठीक है, किनशिप रिलेशनशिप्स आर ऑफन क्लोजर बिटवीन बोथ द मदर्स एंड फादर रिलेटिव्स कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो जो हमारा रिलेशन है वो हमारी फादर साइड से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन जो साउथ इंडिया है वहाँ पे मदर साइड और फादर साइड दोनों से ही हमारा जो किनशिप रिलेशनशिप है वो क्लोज रहता है। ऑलराइट, अब देखते हैं व्यूज ऑफ इंडियन स्कॉलर्स के, इंडियन जो स्कॉलर्स है उनकी क्या राय है किनशिप सिस्टम पे जो इंडिया में है। पहली हमारी इरावती कारवे। देखिए इरावती कार्वे ने बताया कि जो इंडियन किनशिप है, ठीक है, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने पूरे इंडिया को हमारा 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 जोन्स में डिवाइड किया, इनको बोलते हैं 4 किनशिप जोन्स। ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न किनशिप जोन्स। ठीक है, और उन्होंने बताया किस तरीके से जो किनशिप सिस्टम है हमारा वो कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से बदलता है। ठीक है, मैरिज, फैमिली सिस्टम, ये सारी चीजें बदलती है कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से इन अलग अलग रीजन्स में। फिर बात करते हैं लुई डिमोंट, ये भी हमारे इंडियन किनशिप को स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली हायरार्की, कास्ट और मैरिज रूल, इन सब पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया किनशिप है, ठीक है, वो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर से कितना ज्यादा क्लोजली लिंक करती है। ठीक है, तो भारत में जो किनशिप हमें मौजूद है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, ऐसा लुई डिमोंट कहते हैं। फिर बात करते हैं एएम शाह। एएम शाह ने यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है कि किस तरीके से फैमिली अगर न्यूक्लियर भी हो जाती हैं तब भी हमारे जो किनशिप टाइज होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। किन वजहों से,
रिचुअल्स, फेस्टिवल और म्यूचुअल सपोर्ट से। तो अगर हमारे न्यूक्लियर फैमिली भी है, अगर हम अलग अलग घरों में भी रहने लगे हैं, अलग अलग सिटीज़ में भी रहने लगे हैं, तब भी हम फेस्टिवल के टाइम पे या कोई भी रिचुअल होता है फैमिली में, ठीक है, उस टाइम पे या कभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब हम साथ में आ जाते हैं। तो फिर भी हमारे जो किनशिप जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ऐसा ई एम शाह ने हाईलाइट किया है अपनी स्टडीज़ में। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है किनशिप की, इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप। देखिए, किनशिप से हमें क्या पता चलता है, हमारी सोशल आइडेंटिटी मेंटेन होती है, ठीक है, हमें फैमिली स्टेटस मिलता है हमारी किनशिप से, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, मैरिज एंड इनहेरिटेंसेस को रेगुलेट किया जा सकता है, हमें प्रॉपर पता बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा जो मैरिज सिस्टम है वो चलेगा, ठीक है। इनहेरिटेंस किस तरीके से होगा, जैसे हमने नॉर्थ और साउथ में पढ़ा कि इनहेरिटेंस सिस्टम कैसा होता है, मैरिज सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। तो किनशिप से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद में ऑफर इमोशनल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। अब फैमिली जो है हमारी किनशिप से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, हमें इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। फाइनेंशियल अगर हमें स्ट्रेस होता है उस टाइम पे फैमिली हमारी मदद करती है इन सब चीज़ों में, ठीक है। इट हेल्प्स मेंटेन ट्रेडिशन एंड कल्चरल वैल्यू। हमारी जो ट्रेडिशन वैल्यू होती है, जो परंपराएं होती हैं, वो भी हमारी किनशिप सिस्टम के थ्रू चलती हैं, ठीक है। थ्रू वेरियस रिचुअल और फेस्टिवल्स हम लोग साथ में इकट्ठे होकर आते हैं, इन सारी चीज़ों को बांटते हैं, ठीक है। फिर इट स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग द फैमिली मेंबर। हमारा कोऑपरेशन भी बन के रहता है, अगर हमें पता है कि ठीक है हम एक फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है, तो हमारा कोऑपरेशन बन के चलता है उनके साथ में। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंस है किनशिप की। तो अगर हम किनशिप सिस्टम को स्टडी करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो हम देखेंगे किस तरीके से जो फैमिली और रिलेटिव है वो हमारी जो सोशल लाइफ में कितना सेंट्रल रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इन सब की वजह से जो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर उसमें चेंज आ रहा है। पहले हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, अब थोड़ा हमारा न्यूक्लियर हो गया है, पर फिर भी हम ये देखेंगे आज के टाइम पे फिर भी हमारा जो किनशिप सिस्टम है वो अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करता है हमारी सोशल लाइफ पे, ठीक है। अब यही बताया गया है कि इसीलिए जो किनशिप सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है हम अपनी सोसाइटी को जानने के लिए कि किस तरीके से किनशिप सिस्टम चलता है। इसी वजह से हम अपनी सोसाइटी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिस्कस द मेन रूल्स ऑफ मैरिज इन नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से जो मैरिज के रूल होते हैं उनको जरा देखते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो जो हमारे मैरिज रूल होते हैं वो सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन और किनशिप रूल्स, इनके थ्रू गाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो जो मैरिज सिस्टम है हमारा, हमारे सोशल कस्टम, ट्रेडिशन और किनशिप रूल के थ्रू गाइड होता है। ऑलराइट, अब ये हमारी मदद करता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, और जो हमारा सोशल ऑर्डर उसको मेंटेन किया जाए, उसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए, ठीक है। अब जरा मेन रूल को देखते हैं। तो पहला है हमारा रूल ऑफ एक्सोगेमी। देखिए, एक्सो का मतलब है एक्सटीरियर या एक्सटर्नल, और गैमी तो मैरिज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रूल है कि पर्सन कैन नॉट मैरी विद इन सर्टेन ग्रुप, कि आप एक सर्टेन ग्रुप के अंदर मैरिज नहीं कर सकते। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो गोत्र या क्लैन हम जिसको कहते हैं, आप अपनी गोत्र या क्लैन के अंदर शादी नहीं कर सकते, आपको गोत्र एक्सोगैमी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इसलिए माना जाता है कि ये जो गोत्र है हमारा, हम इसको बोल सकते हैं कि इसलिए सेम होता है कि हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर हमारे कॉमन एंसेस्टर्स होंगे तो हमारा गोत्र सेम होता है। तो ये क्या होता है कि अगर हम कॉमन एंसेस्टर से आए तो हम ब्रदर सिस्टर की तरह हैं, तो हमारे अंदर शादियां नहीं हो सकती। इसलिए हम गोत्र एक्सोगेमी करते हैं कि सेम गोत्र में, क्योंकि सेम गोत्र के सारे लोग ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो इसलिए वहां पर हम गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ये अवॉइड किया जाता है। और हमारा जो सेम विलेजेस के अंदर भी शादियां नहीं होती हैं, ठीक है, विलेज के बाहर की जाती है, क्योंकि विलेज के लोग हैं, सो गाँव के लोगों को भी ऐसा माना जाता है, ठीक है, हम बहन भाई का रिलेशन होता है, तो वहां पर भी शादी नहीं होती, तो विलेज के बाहर हम लोग ढूंढते हैं। तो ये समझ में आया कि एक्सोगेमी होता है कि आप पर्टिकुलर हमारे सर्टेन कोई ग्रुप है उसके अंदर आप शादी नहीं कर सकते, उसके आपको बाहर जाके करना होगा, इसलिए एक्सोगेमी। फिर देखते हैं रूल ऑफ एंडोगेमी। एंडो मीन्स होता है इंटीरियर, गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट और कम्युनिटी, अपनी खुद की कास्ट और कम्युनिटी के अंदर ही आपको शादी करनी है, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं प्रेफर करती हैं कि कास्ट, रिलीजन और सोशल ग्रुप ये उनका सेम होना चाहिए मैरिज के टाइम पे, राइट। एंड ये इसलिए माना जाता है कि अगर आपका जो कास्ट, रिलीजन, सोशल ग्रुप अगर सेम है तो आपका जो फैमिली ट्रेडिशन है, आपके कस्टम्स, आपके जो रूल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब किसी आप बाहर रिलीजन में जाके शादी करोगे, सोशल ग्रुप से बाहर जाके शादी करोगे, तो आपके ट्रेडिशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे कोई क्या हो जाए, मिक्सचर हो जाएगा, तो वो ऐसा लोग समझते हैं और इस वजह से वो एंडोगेमी प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रखा है, आज के टाइम क्योंकि मॉडर्न टाइम में लोग पढ़ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजों को किस तरीके से चलती हैं, तो यहाँ पर वो अब क्या होता है कि अब यहाँ पर एंडोगेमी इतना ज्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिलता, प्रेवलेंट नहीं है, पर फिर भी आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा यहाँ पर अभी भी लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, पर रूरल में फिर भी ज्यादा देखने को मिलती है हमारी रूल ऑफ एंडोगेमी, ठीक है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ क्लोज रिलेटिव मैरिज।
देखिए यहाँ पर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में जो शादी है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जैसे ब्रदर सिस्टर अंकल एंड नीस, इनके बीच में मैरिजेस बहुत प्रोहिबिटेड है, और फर्स्ट कजन के बीच में भी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अब इसको सोशली और कल्चरली बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, इसको प्रोहिबिट किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो फैमिली रिलेशनशिप हो वो थोड़ा हेल्दी रहे, ठीक है, तो कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ना रहे फैमिली के बीच में, ठीक है, इसलिए। फिर अरेंज मैरिज सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, और उनके जो बड़े लोग होते हैं घर के, वो जो है वो ब्राइड और ग्रूम को चूज करते हैं, ठीक है, सुइटेबल पार्टनर ढूंढते ढूंढते हैं, उनकी कास्ट एजुकेशन फैमिली बैकग्राउंड इन सब के बारे में जो एल्डर्स हैं वही पता करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे तो मॉडर्न सोसाइटी में जो ब्राइड और ग्रूम है वो भी अपना उनका भी कंसेंट थोड़ा ज़रूरी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप उनको ही बनाने आगे जाके। ऑलराइट, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली अप्रूवल। यहाँ पर क्या है कि जो मैरिज है उसको सिर्फ दो इंडिविजुअल का यूनियन नहीं माना जाता, ब्राइड और ग्रूम का इंडिविजुअल यूनियन नहीं माना जाता, बल्कि दो फैमिलीज का यूनियन माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो फैमिली है उसको भी तो अप्रूव करना चाहिए ब्राइड और ग्रूम को, तो इसलिए यहाँ पर जो फैमिली अप्रूवल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फैमिली वैल्यूज रेपुटेशन कंपैटिबिलिटी आर केयरफुली कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग मैरिज, ये किस तरीके से जो है फैमिली के साथ कंपैटिबिलिटी ब्राइड ग्रूम की बैठ पाएगी या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है देखना। फिर हमारा आता है मोनोगैमी एंड लीगल रूल्स। देखिए अगर मॉडर्न इंडियन लॉ के अंदर देखें हम लोग, ठीक है, स्पेशली अगर हिंदूज की बात करें, ठीक है, इनके लिए क्या होता है कि एक स्पाउस ही अलाउ होता है एक टाइम पे, ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट की जाती है, ठीक है, और लीगल एज तो आपको पता ही है मिनिमम कितनी है हमारी, 21 ईयर्स फॉर बॉयज मैन और 18 ईयर्स फॉर वुमेन, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं जो ब्राइड और ग्रूम है उनका भी कंसेंट जरूरी है इक्वली। तो क्या रूल्स देखे हमने अभी नॉर्थ इंडिया की मैरिज सिस्टम में, कि एक्सोगेमी होती है, एंडोगेमी रहती है, क्लोज रिलेटिव मैरिज को प्रोहिबिट किया जाता है, अरेंज मैरिज हमने देखा, फैमिली अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे फुलफिल करनी होती है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ये जो रूल्स है इन्होंने क्या किया है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया है, ठीक है, फैमिली वैल्यूज को यहाँ पे मेंटेन करने का काम किया है। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, थोड़ा एजुकेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लोग यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पा रहे हैं अपनी, तो यहाँ पर थोड़ा रूल्स जो है मैरिज के वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ठीक है, और इंडिविजुअल स्पेसिफिक होते जा रहे हैं कि इंडिविजुअल क्या चाहता है। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ फैमिली, डिस्कस। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि फैमिलीज के किस तरीके के अभी जो नए फॉर्म्स हैं वो देखने को हमें मिल रहे हैं। अगर सोसाइटी की बेसिक यूनिट की बात करें तो वो फैमिली ही होती है, ठीक है, और अगर हम अर्लियर टाइम की बात करें, पहले के टाइम की बात करें, तो ज्वाइंट फैमिली जो थी वो ज्यादातर देखने को हमें मिलती थी सोसाइटी में, ठीक है। पर अब क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन मिल रही है लोगों को, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो इस वजह से जो फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके फॉर्म भी चेंज हो रहे हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अब क्या हो रहा है, अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली और भी टाइप की फैमिली निकल के आ रही है, तो ठीक है अभी उन्हीं को देखते हैं। तो पहले हमारा न्यूक्लियर, यहाँ पर क्या होता है कि फैमिली में पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं। ऑलराइट, तो अब ये क्या होता है, ये अर्बन एरियाज में हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ये फैमिली से क्या होता है, आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी मिलती है लोगों को, ठीक है, इंडिपेंडेंस, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ईजी होती है। पहले क्या हुआ करता था, घर का जो सबसे बड़ा जो लीडर होता था, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे हमारे, ठीक है, वो डिसीजन लेते थे, तो हम लोग अपना ऐसे इंडिविजुअल डिसीजन ले नहीं पाते थे क्योंकि हमें पूरा फैमिली का अप्रूवल चाहिए होता था। तो ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली में ये सारी चीजें हमको मिलती है, प्राइवेसी इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग। फिर सिंगल पेरेंट फैमिली। अब सिंगल पेरेंट फैमिली में पेरेंट जो होता है एक ही होता है, या तो मदर या फादर, ठीक है। अब मदर फादर और उनके बच्चे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये किस लिए होती है सिंगल पेरेंट, क्योंकि डाइवोर्स हो जाता है या फिर सेपरेशन हो गया, ठीक है, या डेथ हो गई, सिर्फ जरूरी नहीं डाइवोर्स की वजह से सिंगल पेरेंट है, डेथ हो सकती है, या फिर पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं कि सिंगल पेरेंट रहना है, इस तरीके से। अब ये बढ़ क्यों रही है, क्योंकि समाज ने इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीगल एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ठीक है, और सोसाइटी में जो वैल्यूज है वो भी अब चेंज हो रही है थोड़ा, ठीक है, मैंने बताया कि इंडिविजुअलिज्म थोड़ा ज्यादा आ रहा है। ओके, थर्ड है हमारा चाइल्डलेस फैमिली। यहाँ पर आपको मैरिड कपल देखने को मिलेंगे लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं होते, क्योंकि दे प्रेफर कि उनको अभी बच्चे नहीं करने, क्योंकि करियर गोल्स उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंशियल रीजन भी होते हैं, क्योंकि आप अगर आप बच्चे को पैदा करोगे तो प्रोवाइड भी करना पड़ेगा और उसका थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो मैरिड कपल है वो नहीं चूज करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, और पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं लोगों की, ये सारी चीजें। फिर सच फैमिली फोकस ऑन म्यूचुअल सपोर्ट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट जो कपल है वो अपने ये थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं, इस वजह से चाइल्डलेस फैमिली। अब देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप फैमिली। यहाँ पर क्या होता है कि जो दो अडल्ट होते हैं वो साथ में रह तो रहे हैं लेकिन वो लीगली मैरिड नहीं है,
ठीक है, दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर, ठीक है। अब ऐसे जो रिलेशनशिप जो है, जो लिव इन रिलेशनशिप फैमिली जो है, ये हमको सिटीज में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सिटीज में लोगों का एटीट्यूड जो है, ठीक है, वो थोड़ा चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू दी अर्लियर एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, ठीक है। और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है। बहुत सारी कंट्री में तो इसको लीगल रिकॉग्निशन भी मिली है, लिव इन रिलेशनशिप फैमिली को, ओके। फिर हमारा आता है ब्लेंडेड और स्टेप स्टेप फैमिली। यहाँ पर क्या होता है कि जो व्हेन डाइवोर्स्ड और विडोड इंडिविजुअल रीमैरी एंड ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस मैरिज इनटू वन हाउस होल्ड। आप सैफ अली खान का एग्जांपल ले लो, जैसे कि उसकी मैरिज हुई थी, ठीक है, उसके सारा अली खान जो और इब्राहिम अली खान उसका बेटा बेटी थे, ठीक है। अब वो बेटा बेटी लेकर वो करीना कपूर से शादी करता है, तो वो जो फैमिली आपको दिख रही है अब, ठीक है, कि यहाँ पर जो सेकेंड मदर है, ठीक है, वो आ रही है, और उसके जो प्रीवियस मैरिज से जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी फैमिली हो गई, इसको हम स्टेप फैमिली बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एडजस्टमेंट होता है, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स में कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये जो फैमिली होती है सक्सेसफुल हो जाती है, वरना कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, फिर हमारा आता है एक्सटेंडेड फैमिली। देखिए नाम से ही पता लग रहा है एक्सटेंडेड फैमिली, यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स कजन्स, अदर रिलेटिव्स, ये सारे लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं। सिटीज में तो ऐसी फैमिलीज देखना बहुत रेयर हो जाता है, ठीक है, रूरल एरियाज में ही हम देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट में, ठीक है। जब भी हमें ऐसे कुछ स्ट्रेसेस आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ गया, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो हम अपनी फैमिली से ही इन सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग सेम सेक्स फैमिली। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज में देखा गया है कि जो सेम सेक्स कपल है, ठीक है, वो शादी कर लेते हैं, उसके बाद साथ में रहते हैं और बच्चे को भी बड़ा करते हैं। बच्चा ये क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी फैमिली हो जाती है सेम सेक्स फैमिली। दिस फॉर्म ऑफ फैमिली इज गेनिंग रिकॉग्निशन इन मैनी सोसाइटीज ड्यू टू ग्रोइंग एक्सेप्टेंस। और बहुत सारी सोसाइटी में ऐसी फैमिलीज को एक्सेप्टेंस भी मिलती है, कई फैमिली में ऐसी फैमिली को एक्सेप्टेंस नहीं भी मिलती है, ठीक है। तो यही हमने देखा भी, वही देखा कि जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। पहले हमने देखा था कि ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। अब जो फैमिली हमने देखा कितने अलग अलग टाइप की फैमिली है। यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अभी आ रही है फैमिली स्ट्रक्चर में, ठीक है। पर जो एक चीज होती है ना, कि जो कोर फंक्शन होता है फैमिली का, वो सारे सभी फैमिली में सेम है, जैसे लव प्रोवाइड करना, ठीक है, केयर प्रोवाइड करना, सोशलाइजेशन सिखाना बच्चों में, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, ये सारी चीजें ये सारी फैमिली में देखने को मिलती है। इसी वजह से जो अलग अलग फॉर्म्स हमने अभी फैमिली के देखा, इन सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इंक्लूसिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये सारी फैमिली देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिजेस। अब हम यहाँ पे हम लोग मैरिजेस के टाइप को देखिए मैरिज क्या होता है, ये एक सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मतलब मैन और वुमेन के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि समाज इसको एक्सेप्टेंस देता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कस्टम्स एंड लॉज ऑफ सोसाइटी, समाज के जो भी लॉज और कस्टम्स हैं, ठीक है, लॉज हैं उनके हिसाब से, ठीक है, उनके बेसिस पर ही इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिलती है। अब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग लॉज होते हैं, तो इस वजह से जो फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस भी है ना, वो भी अलग अलग देखने को मिलती है, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि मेन टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या है। पहली है हमारी मोनोगैमी। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, वन मैन मैरिज वन वुमन एंड बोथ रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ अंटिल डिवोर्स और डेथ ऑफ वन पार्टनर। बेसिकली एक टाइम पर एक ही आपका पार्टनर होना चाहिए मैरिज में, ठीक है, तो इसी को हम मोनोगैमी बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, लव, ट्रस्ट, ठीक है, फैमिली स्टेबिलिटी, ये मेंटेन रहता है। बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, इसको लॉ के अंदर रिकॉग्निशन भी मिलती है, ठीक है, और मोनोगैमी को रिकॉग्नाइज किया जाता है लीगली। अब देखते हैं हम लोग पॉलीगाइनी को। पॉली मीन्स होता है मैनी और गाइनी मीन्स होता है विमेन, ठीक है। वन मैन हैज मोर देन वन वाइफ, ठीक है, एक टाइम पर एक से ज्यादा वाइफ अगर होती है तो उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी, ठीक है। एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पर नहीं, सेम टाइम पर ही, ठीक है। अब ये ट्राइबल सोसाइटीज में हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पर कल्चर और ट्रेडिशन, रिलीजन, इन सारी चीजों को एक्सेप्टेंस देता है। और ज्यादातर हमें ये एंशिएंट टाइम पर देखने को मिलता था, राजा महाराजाओं के टाइम पर, ओके। फिर देखते हैं पॉलीआंड्री। पॉली मीन्स मैनी, आंड्री मीन्स मैन, तो यानी कि वन वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, मतलब एक से ज्यादा हस्बैंड होना एक ही टाइम पे, तो उसको बोलते हैं पॉलीआंड्री, ठीक है। अब ये थोड़ा रेयर हो जाता है, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज में हमको ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इट ऑफन डेवलप्ड इन एरिया वेयर लैंड एंड रिसोर्सेज वर लिमिटेड, ठीक है। अब क्योंकि फैमिली में डिवीजन ना हो, प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो, ठीक है, इस सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए पॉलीआंड्री की जाती थी, क्योंकि और उन्हीं सोसाइटीज में हुआ करता था ना जिसके पास में लैंड और रिसोर्सेज कम हो, ठीक है, ताकि डिवीजन अगर हो जाएगा तो और कम हो जाएगी, इस वजह से क्या कर लो, पॉलीआंड्री कर लो, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुप मैरिजेस। ये भी एक रेयर फॉर्म है। यहाँ पर क्या होता है कि सेवरल मैन
एंड सेवरल वुमेन, मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मैन एंड ग्रुप ऑफ वुमेन लिव टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, ये आपस में ही ऐसे शादी कर लेते हैं कि ये पूरा ग्रुप होगा, इसमें अगर 5-7 हैं या फिर 3-4 हैं, 5-7 या 3-4 वुमेन्स हैं यहाँ पर, तो ये आपस में ही एज अ शादी कर लेते हैं, और एज अ ग्रुप मैरिज इसको बोला जाता है, जहाँ पे ये आपस में ही हस्बैंड और वाइफ की तरह रहते हैं, ठीक है। ऑल मेंबर शेयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सबके सब क्या होते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं, इन पर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ठीक है। अभी मॉडर्न सोसाइटी में तो आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है, बिल्कुल कॉमन नहीं है, कुछ ही कम्युनिटीज में एग्जिस्ट करता है और वो भी बहुत रेयर है। अब बात करते हैं एंडोगेमी की। एंडो मैंने आपको बताया था इंटीरियर और इंटरनल, गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन और सोशल ग्रुप, मतलब अपने ही कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के अंदर आप शादी करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो कस्टम है, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी, उसको प्रिजर्व किया जा सके। अगर आप किसी और बाहरी रिलीजन में जाके, सोसाइटी, सोशल ग्रुप में जाके, कम्युनिटी में जाकर, कास्ट में जाकर अगर शादी करते हैं, तो वहां पर उनके ट्रेडिशन से फिर हमारा मिक्स हो जाएगा, ऐसे सब लोग समझते हैं, इस वजह से एंडोगमी प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर एक्सोगेमी देखते हैं। एक्सोगेमी मीन्स मतलब होता है एक्सटर्नल, और गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। मैरिंग आउटसाइड वंस ओन क्लैन, फैमिली और सोशल ग्रुप। क्लैन के बाहर, वही मैंने आपको बताया, गोत्रा एक्सोगेमी होता था, क्लैन एक्सोगेमी मतलब कि हमें एक सिस्टर और ब्रदर माना जाता था सेम गोत्रास को, इसलिए हम बोलते थे कि आप बाहर जाके शादी करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोगेमी। इस इट प्रिवेंट्स क्लोज ब्लड रिलेशन एंड हेल्प्स क्रिएट सोशल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। ब्लड रिलेशन, जो क्लोज ब्लड रिलेशन होते हैं उनके बीच में ये मैरिजेस को प्रिवेंट किया जाता था, और बाकी जो सोशल कनेक्शन भी बनते थे अगर हम डिफरेंट ग्रुप में जाके मैरिजेस करते हैं तो, ठीक है। मैनी सोसाइटी इनकरेजेस एक्सोगेमी फॉर हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप्स ऑल्सो। हमने देखा किस तरीके से मैरिज जो है वो अलग अलग सोसाइटी में किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। हमने पढ़ा मोनोगैमी के बारे में, पॉलीगाइनी, पॉलीआंट्री, ग्रुप मैरिज, ठीक है। ये सारी कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। और ओके, और इसमें जो मोनोगैमी है वो हमारे थोड़ा ज्यादा वाइडली हम लोगों को देखने को मिलती है, एक्सेप्टेड है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब ये सारी जब हम फैमिलीज को समझते हैं तो हमें जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बेहतर तरीके से समझ में आती है, ठीक है। और ये भी पता चलता है कि किस तरीके से जो मैरिज एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, ओके गाइस, तो हमने अपना टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है आपको वहीं पे मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।